हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस में जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के अगले भाग के विषय में। तो आप हमारे पिछले वीडियोज में कोशिका का प्रारंभिक परिचय प्राप्त कर चुके हो, जिसमें आप लोगों को इस बात की जानकारी दी गई थी कि एक कोशिका की संपूर्ण शारीरिक संरचना को मुख्य रूप से अध्ययन में सुविधा के लिए हम लोग 3 वर्गों में बांट कर अध्ययन करते हैं। वे 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो 3 वर्गों में से पहला वर्ग कोशिकीय सतह या कोशिकीय स्तर का होता है, जिसे हम लोग सेल सरफेस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो वर्ग होता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का होता है, और तीसरा जो वर्ग होता है वो केंद्रक या फिर न्यूक्लियस का होता है। जिसमें से पहला भाग का अध्ययन आप लोग हमारे चैनल के पिछले वीडियोज में प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग उसके दूसरे भाग का अध्ययन करने चले हैं, जिसमें हम लोग कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक साइटोप्लाज्म क्या होता है या कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसकी भी जानकारी आप लोग हमारे पिछले वीडियोज में हासिल कर चुके हो। तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे निकलेंगे। कोशिका द्रव्य में अनेक सारी छोटी छोटी सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है, और ये रचनाएं ठोस रूप में रहती है। तो उन रचनाओं को हम लोग अंगक के नाम से या फिर कोशिकांग के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनका अध्ययन प्राप्त करते हैं। शुरुआत हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से करेंगे। अब हम लोग इसके आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में ही पाए जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण अंगक या कोशिकांग है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा उत्पादित करना। तो ऑक्सीजन श्वसन की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। जैसे हम इंसान हों या फिर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु श्वास के रूप में जब वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो होता है हमारे नाक और श्वास नली से होता हुआ फेफड़े तक तो पहुँचता, लेकिन फेफड़े में जाकर वह हमारे रक्त प्रवाह में सम्मिलित हो जाता है, और फिर रक्त के माध्यम से वह हमारे शरीर में बिखरी हुई एक एक कोशिकाओं तक पहुंचता। अब उन एक एक कोशिकाओं के कौन से अंगक में पहुंचता है? तो एक एक कोशिकाओं में उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। ठीक है, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज का सरल रूप पायरुवेट के साथ ये ऑक्सीजन जब संपर्कित होता है तो उस स्थिति में वहाँ ऊर्जा उत्पादित हो जाता है। तो इस ऊर्जा उत्पादन में क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा उत्पादन में प्राप्त होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, साथ साथ में जल की प्राप्ति होती है। समझ पा रहे हैं? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है, तो एटीपी का पूरा नाम हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो ऊर्जा मिलता है वो एटीपी के रूप में मिलता है। ठीक है, और वो एटीपी के रूप में वो ऊर्जा जो होता है वो कोशिका द्रव्य में जाकर संचित रहता है, और ये एटीपी के विखंडित होने के फलस्वरूप ही कर सकते हो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखोगे एटीपी का अंतिम बंधन जब टूट जाता है तो उस स्थिति में वह किस में बदल जाता है? एडीपी में बदल जाता है, तथा एडीपी पुनः ऑक्सीजन के संपर्क में जब ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता है तो उसमें फिर से फास्फोरस का एक अणु प्राप्त करके दोबारा एटीपी में तब्दील हो जाती है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ये श्वसन का कार्य जारी रहे। समझ पा रहे हैं? तो चूंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोशिकाओं का ऊर्जा गृह या फिर बिजली घर, या फिर अंग्रेजी में कहें तो पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अगला अंगक है गोल्जी उपकरण, जिसको हम लोग गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस को पहचानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कैमिलो गोल्जी। तो उनके ही नाम पर इसका नाम गोल्जी उपकरण रखा गया है, गोल्जी एपरेटस रखा गया है। ये क्या होती है? तो याद रखिएगा, गोल्जी उपकरण जो होता है वह ट्यूबनुमा संरचना है। ठीक है, नलिकाकार संरचना है जो एक दूसरे के ऊपर जो होती है वह लदी हुई रहती है, इस तरह से ऐसे लदी हुई रहती है। इसका मुख्य काम क्या है? तो गोल्जी उपकरण का जो मुख्य कार्य है इन आवश्यक पदार्थों को स्वयं में पैकिंग करके कोशिका द्रव्य के अलग अलग भागों तक ले आने का कार्य करती है। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण का भी काम कर सकते हो लगभग में अंतःप्रद्रवी जालिका के ही समान है कि यह भी अपने अंदर कुछ पदार्थों को पैकिंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कर देती है। ठीक है,
ये गोल्जी उपकरण का काम है। इसके बाद हम लोग चलेंगे रसधानियों के विषय में। ये रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ क्या होती है? रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ, जिसको अंग्रेजी में वैक्यूलस कहा जाता है, वो क्या होती है, तो उसके विषय में जानोगे। प्रत्येक प्रकार की जो कोशिका होती है अपने जीवन काल में क्या करती है? वृद्धि को प्राप्त करती है। तो अगर किसी कोशिका में जिस अनुपात की वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में अगर जीवद्रव्य का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जीवद्रव्य कहने का मतलब है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, तो उन खाली जगह पर रिक्तिकाएं या वैक्यूलस जो होती है वो विकसित होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखोगे खास करके पादप कोशिकाओं में वृद्धि की जो दर होती है वो सामान्य तौर पर जंतु कोशिकाओं से अधिक होती है। इसके चलते देखोगे पादप कोशिकाओं में उस अनुपात में कोशिका द्रव्य का निर्माण या फिर केंद्रक द्रव्य का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके चलते वहां पर बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं या खाली जगह विकसित होने लगती है। इन खाली जगह को हम लोग रिक्तिका या फिर वैक्यूलस के नाम से जानते हैं, रसधानियों के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर जो होता है वो लवण भरा होता है और शर्करा भरा होता है। ठीक है, लवण और शर्करा या मंड भरा होता है इस आपका रसधानियों के अंदर में। ठीक है, इनका मुख्य काम क्या है? कोशिका में जिस अनुपात की वृद्धि हो रही है उस अनुपात में अगर उसमें जीवद्रव्य का निर्माण ना हो पाए तो जीवद्रव्य के उस रिक्त स्थान को ये भरने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गया रसधानियां या रिक्तिकाओं का काम। ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा आगे चलेंगे लवक या प्लेस्टिड की विषय में। ये लवक या प्लेस्टिड जो होता है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ऊपर में जितने सारे अंगक पढ़े हम लोग, ये सारे के सारे 6 अंग जो होते हैं वो पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है। लेकिन 7वां नंबर का जो अंगक देख रहे हो लवक या प्लेस्टिड, इनकी उपस्थिति केवल और केवल पादप कोशिकाओं में होती है, यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाली कोशिकाओं में होती है। लवक या प्लेस्टिड की उपस्थिति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर हम शंख को ले सकते हैं, तो हम लोग चूंकि जीव जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, पादप वर्ग के सजीव में नहीं आते हैं, इसलिए हमारे शरीर में पाए जाने वाली जितनी सारी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं के उदाहरण हैं। तो उन जंतु कोशिकाओं में लवक या प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये रचनाएं केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ध्यान रखना है कि ये लवक या प्लेस्टिड जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का जो लवक है उसको हम लोग बर्नी लवक के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो वर्णक है उसको हम लोग अवर्णी लवक या फिर ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। से पता चल रहा है वर्णी लवक, यानी यह लवक जो होता है वो रंगीन होता है, कलरफुल होता है। समझ पा रहे हैं? अलग अलग कलर का पाया जाता है। तो क्या रखिएगा, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लवक है, जो पेड़ पौधों के फल, फूल, पत्ती, बीज इत्यादि को आकर्षक या फिर अट्रैक्टिव कलर जो होता है प्रदान करता है। तो ये वर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या हो गया? पेड़ पौधों के फल, फूल, पत्ती, बीज इत्यादि को आकर्षक या चमकीला रंग प्रदान करना। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग पेड़ पौधों के जो पत्तियों का रंग हो, फल का रंग हो, फूल का रंग हो, बीज का रंग हो, वो जो अलग अलग कलर का देखते हैं वो वर्णी लवक की उपस्थिति की वजह से होता है। वर्णी लवक का एक विशिष्ट प्रकार है हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट, जो सामान्य तौर पर पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और कुछ पेड़ पौधों में जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती कि अल्प विकसित अवस्था में होती है, उन पेड़ पौधों के तने में यह वर्णक पाया जाता है और सामान्य तौर पर हरे रंग का होता है। तो याद रखिएगा इस हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, और वो भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की इस प्रक्रम को हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा ये वर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा वर्णी लवक पाए जाते हैं पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाते हैं, उनके फल में पाए जाते हैं, फूल और बीज में पाए जाते हैं, और उनका मुख्य कार्य है उनको आकर्षक रंग प्रदान करना। ठीक है, और ये जो हरित लवक पड़े वो वर्णी लवक का ही एक विशिष्ट प्रकार है। ठीक है, उनका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सहायता प्रदान करना। ठीक है, और इस वजह से हरित लवक या जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, और कुछ कुछ पौधों के तने में पाया जाता है, जैसे नागफनी वगैरह उसकी तने में पाया जाता है, और सामान्य तौर पर किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। अब हम लोग अवर्णी लवक के विषय में जानेंगे। तो अवर्णी लवक नाम से ही पता चल रहा है, अवर्णी यानी जिसका कोई रंग नहीं होता है, यानी यह बिल्कुल फीके रंग का होता है या फिर कलरलेस होता है। इसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये अवर्णी लवक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो अवर्णी लवक की जो उपस्थिति होती है पेड़ पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में होती है। पेड़ पौधों का जो जड़ होता है जो जमीन के नीचे धंसा हुआ, तो वहां पर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वहां पर अवर्णी लवक पाया जाता है।
ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। उसका मुख्य कार्य क्या है? तो वहां पाए जाने वाले ल्यूकोप्लास्ट का या अवर्णीय लवक का जो मुख्य कार्य है वह है एक प्रकार से मंड या खाद्य पदार्थों का संचय करना। पादप नेफ्ट कड़ी में कोशिका के केंद्रक या न्यूक्लियस का अध्ययन प्राप्त करेंगे। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।